और आइए अब आपको सीधे संसद भवन लेकर चलते हैं, जहां पर राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए यहां पर मौजूद हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, साथ ही राजनाथ सिंह हैं। तो अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए यहां पर पहुंची हैं द्रौपदी मुर्मू। एक ऐतिहासिक तस्वीर आप देख रहे हैं, कतारबद्ध आप देख सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और इतना ही नहीं, बीजेपी की ओर से भी यहाँ पर चेहरे नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी को लेकर कहा, राष्ट्रपति पद के लिए उनकी उम्मीदवारी देश भर में और समाज के सभी वर्गों द्वारा सराहना की जा रही है। जमीनी समस्याओं के प्रति उनकी समझ और भारत के विकास को लेकर उनकी दृष्टि उत्कृष्ट है। देश की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी द्रौपदी मुर्मू, क्योंकि जो संख्या बल है उस लिहाज से बहुत अड़चन नज़र नहीं आती है। आप देख सकते हैं, सभी केंद्रीय मंत्री भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, मुख्यमंत्री भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जाहिर है एक बहुत महत्वपूर्ण क्षण है। मनोहर लाल खट्टर, योगी आदित्यनाथ, हेमंत बिस्वा शर्मा को आपने देखा, ये तमाम गणमान्य चेहरे आज द्रौपदी मुर्मू के नॉमिनेशन के वक्त संसद भवन में मौजूद हैं। और अगर आंकड़ों की बात करें तो आंकड़े इस तरफ इशारा कर रहे हैं द्रौपदी मुर्मू का ये चुनाव जीतना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान और संभव नज़र आ रहा है। क्योंकि जो वोट वैल्यू है उस हिसाब से अगर आंकड़ों की बात की जाए तो बहुमत का आंकड़ा है 5,39,458 और साथ ही जो कुल वोट संख्या है, जो कुल वोट वैल्यू है वो है 10,78,915। ये तस्वीरें लगातार आपके सामने। बिल्कुल, ये केवल द्रौपदी मुर्मू जी का सम्मान नहीं है। बीजेपी की ओर से कहा गया कि ये भारत के आदिवासी समाज का सम्मान है। आप देख रहे हैं, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की तस्वीर आप देख सकते हैं। आज इस नॉमिनेशन के वक्त उनकी भी मौजूदगी, घटक दलों के नेताओं की भी मौजूदगी एनडीए के यहाँ पर नजर आ रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। हमारे सहयोगी देवेंद्र पराशर जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, मुश्किल आनी नहीं है, लेकिन बहुत ही बेहतर होता कि अगर इतने खास चेहरे के आगे कोई और उम्मीदवार ना होता। बिल्कुल मीनाक्षी, इसके लिए कोशिश भी की गई थी बीजेपी की तरफ से। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इन दोनों नेताओं ने अपोजिशन के लीडर से बातचीत की थी, लेकिन उसमें कोई नतीजा नहीं निकला। यहाँ पर अगर पॉलिटिकली देखें तो ऐसा लगता है कि अपोजिशन ने एक अवसर चुना। आप अंदाज़ा लगाइए कि जैसे पिछले 15-20 दिनों से, जब से राष्ट्रपति चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया था, उसके बाद से ये चर्चाएँ चल रही थी कि बीजेपी ट्राइबल फेस दे सकती है, महिला ट्राइबल फेस दे सकती है। अगर ये डिमांड उस समय अपोजिशन की तरफ से आ गया होता सार्वजनिक तौर पर कि अगर बीजेपी एक ट्राइबल महिला फेस को देती है तो हमारा सपोर्ट रहेगा, तब उसके बाद बीजेपी अगर ये फैसला करती तो उसमें अपोजिशन भी पॉलिटिकली हिस्सेदार बनता मैसेजिंग के लिहाज से। लेकिन निश्चित तौर पे अपोजिशन की रणनीति इसमें न जाने क्या रही होगी। यशवंत सिन्हा की अगर बात कर लें तो जिस स्टेट से वो आते हैं, उस स्टेट में जो साझेदार पार्टी है जेएमएम, वहाँ पे जो सरकार चला रही है, उसके लिए सबसे बड़ा मुश्किल का काम होगा कि कैसे उसकी पूरी पॉलिटिक्स, जो ट्राइबल पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द घूमती है, वो एक ट्राइबल महिला जो कि राष्ट्रपति बनने जा रही है उसका विरोध कर दें। तो ये बहुत सी विचित्र रणनीति आपको अपोजिशन की दिखेगी कि आपने ऐसा काम किया। यशवंत सिन्हा दूर दूर तक कहीं नहीं टिकते हैं द्रौपदी मुर्मू के इस पॉलिटिकल सिचुएशन को लेकर, पॉलिटिकल स्टेटस को लेकर कि एक पहली बार देश में ट्राइबल महिला राष्ट्रपति बनने जा रही है और आप उसका विरोध कर रहे हैं। इस तरह का मैसेज जब ग्राउंड पे जाएगा तो निश्चित तौर पे पॉलिटिकली नुकसानदायक है अपोजिशन के लिए, ना कि फायदेमंद। बिल्कुल। और वहीं बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस के समर्थन के बाद तो अब ये संभव नजर आ रहा है कि जीत बहुत आसान होगी। द्रौपदी मुर्मू नवीन पटनायक के साथ मंत्रिमंडल में काम कर चुकी हैं। जब वहाँ पर बीजेपी और बीजेडी की सहयोगी सरकार चल रही थी, गठबंधन की सरकार चल रही थी, तो उस समय वो काम कर चुके हैं। ऑलरेडी एक अच्छा इक्वेशन था। उड़ीसा से पहली बार कोई राष्ट्रपति बनने जा रही हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद नवीन पटनायक को फ़ोन करके ये सारी बातचीत की थी। और अब ऐसे में आप समझ सकती हैं कि बीजेडी का समर्थन लेना कितना आसान रहा होगा एनडीए के लिए। और बाकायदा नवीन पटनायक, क्योंकि वो तो बाहर हैं, लेकिन उन्होंने अपने 2 मंत्रियों को इस नॉमिनेशन के लिए भी भेजा था। तो कुल मिलाकर एनडीए की रणनीति
राजनीति बहुत सदी हुई रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एक फैसला लिया था कि एक ट्राइबल महिला फेस को आगे करना चाहिए, वो फैसला पॉलिटिकली भी दिखा जाए तो जिस प्रकार का सपोर्ट नॉन इंडिया पार्टी से भी आना शुरू हो गया है वो बहुत सक्सेसफुल रहा है। जेडीयू की तरफ से भी देखें तो ऐसा लगता था कि क्या राष्ट्रपति चुनाव में जेडीयू कुछ गेम करना चाहेगी, लेकिन ऐसा फेस आया कि इसके बाद कुछ और विकल्प बच नहीं जाता ऐसे दलों के लिए। अगर हम समर्थन की बात करें देवेंद्र, तो कौन कौन सी पार्टीज का समर्थन इस वक्त आप दर्शकों को जानकारी दें? वाईएसआर और बीजेडी तो सबसे अंतिम जुड़ने वाले नामों में से एक है, लेकिन इसके अलावा एनडीए के घटक दलों और ताकत की बात करें तो कुल ताकत कितनी इस वक्त द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में? देखिए, माइनस बीजेडी माइनस वाईएसआर जो वोट का डिफरेंसेस था 50% से को लेकर कि फिर उसमें 50% से ज़्यादा वोट चाहिए होते हैं, तो उसमें सिर्फ 1% का फ़र्क रह गया था। और ऐसे में जैसे ही बीजेडी का सपोर्ट आया तब इसके बाद सिर्फ एक मसला बाकी रह जाता है कि पिछले चुनाव में रामनाथ कोविंद को तकरीबन 64% के लगभग पे वोट मिले थे। द्रौपदी मुर्मू को कितना वोट मिलता है सिर्फ ये देखना है, अदरवाइज जो वोटों का फासला रहेगा वो अपोजिशन और एनडीए कैंडिडेट के बीच में बहुत ज़्यादा का फ़र्क दिखता है अगर चुनाव हुआ तो। अभी भी क्योंकि लंबा समय है तो देखना होगा कि क्या यशवंत सिन्हा के कैंडिडेचर को लेके अपोजिशन पार्टियां टिकी रहती हैं। जी बिल्कुल, जो रिएक्शंस आए द्रौपदी मुर्मू के नाम के चयन के साथ ही वो भी आपके सामने रखते चले। जैसे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कहा गया राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी भारतीय संविधान की सच्ची सेविका, सांस्कृतिक मूल्यों की संरक्षक और आदिवासी उत्थान की प्रणेता बनेंगी। मेरे हृदय के उद्गार सामाजिक परिवर्तन की संवाहक होंगी द्रौपदी मुर्मू। और ख़ास तौर पर ऐसी परिस्थिति में जब उनका अपना निजी जीवन बहुत ही संघर्षशील रहा, इसके बावजूद चाहे राजनीतिक करियर उनका रहा हो या समाज सेवा से वो जुड़ी हुई रही हो, लगातार संघर्षरत रही। बिल्कुल। और देवेंद्र, मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगी, जिस तरीके से द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के लिए चुनना, अब इससे भाजपा का भी एक नज़रिया स्पष्ट होगा। सबका साथ सबका विकास की जो बात की जा रही है उसे और जोर और बल मिलेगा। देवेंद्र, मुर्मू ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्योंकि ट्राइबल महिला हैं इसलिए उनका चयन कर लिया गया है, बल्कि उस समुदाय की एक रोल मॉडल के तरफ हैं। अगर आप उनका कार्यकाल देखें झारखंड के गवर्नर के तौर पर, तो जो 5 साल का उनका कार्यकाल रहा था वो आपको याद होगा कि पत्थलगड़ी वाली जो समस्या हुई थी किस सूझबूझता के साथ उन्होंने हैंडल किया। और कभी भी उस समय वहाँ की सरकार और द्रौपदी मुर्मू, इन दोनों राजभवन और राज्य की सरकार के बीच कोई टकराहट की बात सामने नहीं आती थी। इसके अलावा जब उड़ीसा में वो मंत्री के तौर पर उन्होंने काम किया या फिर बीजेपी के संगठन के तौर पर काम किया, शुरू में वो टीचर रही थी, उनका बहुत हम्बल बैकग्राउंड रहा है, पर्सनल लाइफ में उन्होंने बहुत सारे झटके झेले हैं। तो ये सारी चीज़ें द्रौपदी मुर्मू को एक बहुत मजबूत शख्सियत बनाती हैं। वो मजबूत शख्सियत जो कि गरीबों की चिंता करती है, गरीबों की फिक्र करती है। और प्रशासन के बहुत सारे मसले पे झारखंड के गवर्नर रहते हुए इन्होंने ये दिखाया कि किस सूझबूझ के साथ बिना टकराहट के ये काम करती हैं। रही बात पॉलिटिकल की, तो बीजेपी निश्चित तौर पे इस कैंडिडेट के सहारे एक मैसेजिंग भी देगी और वो ऑलरेडी वो काम शुरू हो गया है। बीजेपी का जो ट्राइबल मोर्चा है वो लगातार इस बात को बता रहा है कि किस प्रकार से पार्टी ने पहली बार एक ट्राइबल महिला को अपना उम्मीदवार बनाया है। वो देश की राष्ट्रपति बनने जा रही हैं। अगले चुनाव में तय मानिए, अगला लोकसभा चुनाव जब होगा तो 4 से 5% वोट का फर्क पड़ सकता है इस फैसले के आधार पर। कई सारे राज्यों में पहला जैसा फर्क आपको दिखेगा कि गुजरात में वहाँ चुनाव है, वहाँ पर जो ट्राइबल कंस्टिट्यूंसी है, पिछली बार बीजेपी और कांग्रेस ऑलमोस्ट उसमें 2-3 सीटों का ही फर्क था, 50-50% की लगभग स्थिति रही थी। इस बार उसमें भी आपको फर्क नजर आएगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये ऐसे अनेक राज्य हैं जहाँ ट्राइबल कम्युनिटी अच्छी खासी संख्या मौजूद है और वहाँ पर उसमें बड़ा मैसेजिंग रहेगा। लोकसभा सीटों के लिहाज से भी बात करें तो उसमें आपको एक बहुत बड़ा फर्क नजर आएगा, क्योंकि ये बहुत पॉलिटिकल शार्पनेस के साथ ये फैसला लिया गया है। और इस फैसले को ग्राउंड तक मैसेजिंग के द्वारा कैसे पहुँचाना चाहिए, बीजेपी संगठन ऑलरेडी उसमें लगा हुआ है। अब कुछ तस्वीरें जो संसद भवन से आ रही हैं, सबके चेहरे पर एक मुस्कुराहट दिखाई दे रही है। अब न जाने वहाँ पर कौन सी चर्चा हुई है जो एकाएक सभी के चेहरे पर हंसी खिल आई। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी या नॉमिनेशन फाइल करने से पहले आज संसद भवन परिसर में महात्मा गांधी, डॉक्टर BR अम्बेडकर और बिरसा मुंडा की मूर्तियों पर श्रद्धांजलि अर्पित की थी द्रौपदी मुर्मू ने। और उसके बाद फिर अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए वो आगे पहुंची। और कैसे द्रौपदी मुर्मू की जीत पक्की है
बहुमत से 52,114 अंक ज़्यादा हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि उसके पास कितने वोट हैं। बीजेपी, जेडीयू और जितने एनडीए के घटक दल हैं उनकी तस्वीर। और अभी आपने देखा जो अनुमोदन का काम होता है, प्रस्तावक का काम होता है, वो तकरीबन यहाँ पर संपन्न होता नजर आ रहा है और नॉमिनेशन फाइल हो चुका है। देवेंद्र, तस्वीर हम देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में ये पकड़ा दिया गया है लिफाफा और तालियां आप देख सकते हैं और चेहरे पर मुस्कुराहट। देवेंद्र, मीनाक्षी, उसमें पहले प्रस्ताव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। कुल 4 सेट नामांकन के दाखिल किए जा रहे हैं। एक सेट तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहेगा, दूसरा सेट राजनाथ सिंह का रहेगा, गृहमंत्री अमित शाह का रहेगा, इसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का रहेगा। अलग अलग केंद्रीय मंत्री, सांसद, इन सबके सिग्नेचर कराए गए हैं। कम से कम 50 लोगों के सिग्नेचर की जरूरत पड़ती है। तो ये सारी प्रक्रिया कल रात ही प्रहलाद जोशी, जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, उनके घर पूरी कर ली गई थी। और ये देखिए ना, ताकत भी दिखाई देती है बीजेपी की। बीजेपी शासित राज्यों के तमाम मुख्यमंत्री जब यहाँ पर पहुंच गए, केंद्रीय मंत्रियों का संख्या बल तो अपनी जगह है, लेकिन बीजेपी शासित मुख्यमंत्री भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं। रामदास अठावले भी दिखाई दे रहे हैं, घटक दलों में से एक है। तो देवेंद्र, ये कहा जा सकता है कि ये बड़ी सुखद तस्वीर है किसी भी पार्टी के नेता के लिए या मुखिया के लिए कि उनकी ताकत इतनी बड़ी है। बिल्कुल, और इस चुनाव में उसकी ज़रूरत भी है, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों को वोट करना है, बल्कि विधानसभा के विधायकों को भी वोट करना है। और ऐसे में सीधे सीधे उन राज्यों के, जो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, उनको भी यहाँ पे बुलाया गया। और बीजेपी की एक पूरी टीम है, क्योंकि इस काम के कोऑर्डिनेशन के लिए लगी हुई है। उसके लिए बाकायदा 14 लोगों की एक टीम बनाई गई है। और कल देर रात तक संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी के घर पर सारी प्रक्रिया पूरी की गई। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री के घर गृहमंत्री अमित शाह गए, वहाँ पर बातचीत हुई। हालांकि इस नामांकन के कागजात की बात कर रहे हैं तो एक बहुत दिलचस्प है कि आमतौर पे जो नामांकन होता है उसमें बहुत तकनीकी जो इंफॉर्मेशन होते हैं उसमें बहुत माइन्यूटली उसको इसकी स्कैनिंग की जाती है। लेकिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में बाकायदा नियम में ये कहा गया है कि बहुत निटी ग्रिटी के चीज़ों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहती है। मतलब ये है कि उसमें कोई बहुत तकनीकी खामी नहीं निकाली जाती है। हालांकि इसके बावजूद, क्योंकि देश का सबसे बड़े पद का चुनाव होता है, तो उसमें एक एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है। लेकिन ये महज एक, आप कह सकती हैं कि औपचारिकता वाली स्थिति ज़्यादा रहती है। और आगे जब इसका कैंपेन बढ़ेगा तो द्रौपदी मुर्मू फिर अलग अलग राज्यों में जाएंगी। 14 सदस्यीय बीजेपी की जो टीम है वो उसके हिसाब से कोऑर्डिनेट करेगी, उनके कार्यक्रम करेगी और अलग अलग जगह पर जाकर द्रौपदी मुर्मू उन लोगों से वोट भी मांगेंगी। अगर जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया, उसके साथ ही ये तस्वीर भी लगातार हम दिखा रहे हैं। नॉमिनेशन फाइल कर लिया गया है और संसद भवन से बाहर जाते हुए, उस कमरे से बाहर जाते हुए जहां पर नॉमिनेशन फाइल करने की प्रक्रिया हुई, उसकी तस्वीरें भी, सुखद तस्वीरें हमने दिखाई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़